नमस्कार फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप सभी जानते हैं कि लूसेंट का सीरीज चल रहा है और आज सीरीज नंबर 2 है। कल क्लास हो चुका है, तो आगे का हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। कल जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चारों वेदों के बारे में हमने अध्ययन किया था और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अथर्ववेद के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? क्वेश्चन पूछता है। तो अथर्ववेद में कौन सा वेद हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद हो जाएगा। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। पहले नंबर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वेदों की संख्या कितनी है। आपको याद होगा कल हमने पढ़ाया था आपको कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। और वेदांगों की संख्या 6 हो गई। तो वेदों की संख्या 4 कौन कौन सी हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन है? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। कौन कौन है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। ऐसे ही पहाड़ा की तरह याद कर लेना है हमें कि शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है, जिसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष हैं और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें केवल पाँच मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। देखिए पुराणों की संख्या, पहले नंबर पुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है? तो उग्रश्रवा हैं और उनके लोमहर्ष हैं और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। लेकिन 5 ही ऐसा पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली पाई गई है। कौन कौन है? तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत है। यही 5 हैं। नोट है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, प्रमाणिक पुराण है। सो मैंने पहले ही आपको कल ही बता दिया था कि पुराण में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। देखिए, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी स्त्रियां तथा एवं शूद्र को, लेकिन वे पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन पूछता है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ चर्चा किया गया है? तो मैत्रेयनी संहिता में किया गया है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। जिस तरह से जुआ और शराब पुरुष का दोष माना जाता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। किस वेद के अनुसार है? तो मैत्रेयनी संहिता के अनुसार। शतपथ ब्राह्मण, नेक्स्ट है कि शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। देखिए, अब यहीं पर मैत्रेयनी संहिता स्त्री को पुरुष का मुख्य दोष माना गया था मैत्रेयनी संहिता में, और अब शतपथ ब्राह्मण में वहीं पर स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी की संज्ञा दे दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में जवालों उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो जवालोपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन या प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। मनु स्मृति मानिए यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनु स्मृति किस काल के ग्रंथ है? तो शुंग काल के मानक ग्रंथ है और सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति जो है गुप्त युग के बारे में, हम गुप्त युग के बारे में आगे पढ़ेंगे। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी क्या किस में वर्णित है? तो जातक में हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों का प्रचलित वर्णन। सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, और जो जातक एक ग्रंथ है, बौद्धों का ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। और हीनयान के बारे में बताना चाहूँगा कि जब
बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था तो दो भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान, जिसमें से हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिससे महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र कहाँ पर वर्णन किया गया है, किस पुस्तक में, तो कथावस्तु में वर्णन किया गया है जीवन चरित्र। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल सूत्र से मिलता है, कल सूत्र से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। देखिए यहाँ पर कि महावीर के जीवन कृतियों का चर्चा कहाँ किया गया है, तो भगवती सूत्र में। भगवती जो कि जैनों का ग्रंथ है भगवती सूत्र, वहीं पर बुद्ध के जीवन चरित्र कहाँ वर्णित हैं, तो कथावस्तु में, जो कि बौद्धों का पुस्तक है, हीनयान प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, और जैन धर्म का कल्पसूत्र। आगे चलते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, मैंने पहले बताया था, जिनका नाम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि अर्थशास्त्र लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य कौन थे, तो वही चाणक्य जिन्होंने धनानंद को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम अर्थशास्त्र था और 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित था। और सबसे बात यह है कि ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये मत समझिए कि इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं, यह राजनीति से संबंधित है, राजनीति पर लिखा गया है, राजनीति से संबंधित है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया है। संस्कृत साहित्य में सबसे पहले किसने लिखा था, तो कल्हड़ ने लिखा था। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगनी, जिसमें 8 तरंग है। रजत रंगनी में कितने तरंग हैं, 8 तरंग है। रजत रंगनी के लेखक कौन है, तो कल्हड़ है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। रजत रंगनी का संबंध किससे है, तो कश्मीर के इतिहास से है। अरबों के सिंध के विजय का वृत्तांत चर्चनामा में वर्णित है। और क्वेश्चन पूछता है कि अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत कहाँ पर लिखा गया है, तो चर्चनामा में। और चर्चनामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद है। चर्चनामा के लेखक कौन है, अली अहमद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती। किससे, अष्टाध्यायी से हमें मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलता है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। और संस्कृत भाषा के प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। गार्गी संहिता में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और गार्गी संहिता लेखक कौन है, कात्यायन है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। पतंजलि किसके पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। विदेशी यात्रियों के बारे में सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला है टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था, तो यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा पर है हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत मैं बता देना चाहूँगा कि फारस जो पहले फारस के नाम से विख्यात अब वर्तमान में ईरान है। भारत और ईरान के संबंध का वर्णन मिलता है हिस्टोरिका में। और हिस्टोरिका लेखक कौन है, हेरोडोटस है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आगे चलते हैं, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियाँ अफवाह पर आधारित है, इससे कोई प्रमाण नहीं है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रेटिस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। और उनके जब भारत पर आक्रमण किया था तो अपने साथ वह अपने देश के लेखकों को भी लेकर आया था, जिसमें लेखक थे निरियाकस थे, अनेसिक्रेटिस था और अरिस्टोबुलस थे। उसके बाद आगे चलते हैं हम चलते हैं आगे। और यहाँ पर है कि
मेगास्थनीज के बारे में। ये मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। और मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का लेखक कौन है? बुक का नाम क्या है? तो इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। डेइमेकस यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। भारत का भूगोल क्वेश्चन पूछता है कि भारत में भूगोल के लेखक कौन है? टॉलमी है। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है। उसके बाद आता है पेरिप्लस ऑफ द एर्थियंस से। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने अपने समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब आएगा यही चीनी लेखक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चीनी लेखक फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा था। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? तो गुप्त वंश से संबंधित है। संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग के बारे में। अब ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भी चीनी यात्री था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कपिसा पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 15 वर्ष ये इसने रुका और 15 वर्ष तक ठहर कर 645 में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शिवकी नामक पुस्तक प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। क्वेश्चन पूछता है कि शिवकी के लेखक कौन है? तो ह्वेनसांग है। शिवकी के लेखक कौन है? ह्वेनसांग है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। ह्वेनसांग के अनुसार ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। और नोट है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? क्वेश्चन पूछता है कि जब ह्वेनसांग आया था भारत अध्ययन करने के लिए, चीनी यात्री था, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नालंदा कहाँ है? तो बिहार का एक जिला है। इस सिंह यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब आगे हैं अरबी लेखक। और अरबी लेखक के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। अरबी लेखक के बारे में अल-बरूनी यह मोहम्मद गजनी के संत भारत आया था। मोहम्मद गजनी मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गजनी के बारे में, जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, सफल आक्रमण किया था, 17 बार भारत को लूटा था। उसने मोहम्मद गजनी के साथ अल-बरूनी आया था, उसी के साथ अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसे भारत की खोज भी कहा जाता है, आज भी इतिहासों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो क्वेश्चन पूछता है किताबुल हिंद की रचना किसने किया था? तो अल-बरूनी ने किया था, या फिर तहकीक हिंद भी कह सकते हैं। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद इब्न बतूता मोरक का यात्री था। इसके बारे में मोरक को अफ्रीका में पड़ता है। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका
यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि रेहला क्या है, व्हाट इज रेहला। तो कुछ ऑप्शन दे देगा क्या क्या है। तो फसल है, चना है, या फिर बुक है, या फिर शहर का नाम है रेहला। तो जाहिर सी बात है रेहला क्या है, तो बुक का नाम है। तो बुक के रेहला के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता है। 14वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और उस समय तुगलक वंश का शासक था, तुगलक वंश शासक कर रहा था, और मोहम्मद तुगलक राजा थे। उसी के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत पहुंचे थे और मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे अन्य लेखक के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तारानाथ के बारे में, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। छोटे छोटे कंगूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने, तारानाथ किया था। क्वेश्चन पूछता है कि तंगयूर तथा कंगूर नामक पुस्तक के लेखक किसने किया था, तारानाथ। मार्को पोलो के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। यह 13वीं शताब्दी के अंत पांड्य देश की यात्रा पर भारत आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था।